दोस्तों नमस्कार, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को धन्यवाद देता हूं जो हर रोज कमेंट करते हैं और जो नहीं करते हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों आपका कुछ भी नहीं जाता। आप लोग एक एक घंटे की पूरी पूरी कहानी सुन रहे हैं लेकिन एक लाइक और एक कमेंट भी नहीं करते, तो कर दिया करो यार। जैसे हमारे आजाद सारण हैं, इनको स्टोरी कतई गच है मित्र लगती है, थैंक यू भाई। संजोय पाल हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, करण दास हैं, नजरुल्ला हसन हैं, पांडे गीता बेन हैं, हर्ष बादोरिया है, अजय यादव है, सुशील प्रसाद है, अंकित भाई हैं, प्रकाश छेत्री है, नवाज शाद अली है, राजू जैन है, रामचंद्र प्रसाद तापसे हैं, सूरज है, जशोदा बेन दल्लाई है, पवन कुमार है, फर्रुख अहमद है, मनोज कुमार है, सुमेर सिंह है, भंवरलाल सरन है, आशिफ है, अंकित कुमार भाई हैं, AK-47 अनिल हैं, राधे FM हैं, आलोक अग्रवाल हैं। ये लोग हर रोज कमेंट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हर रोज कमेंट करते रहें। और जो दोस्त नहीं करते हैं वो प्लीज कमेंट करना शुरू कर दें। आज के वीडियो में सभी कमेंट करेंगे और आज के वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक तो जरूर से जरूर करेंगे। जब आप ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे और भी प्रेरणा मिलते हैं आप लोगों को और भी अच्छी नई कहानी सुनाने की। आज हर कोई मित्र लाइक करेगा, वीडियो को शेयर भी करेगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। जो जो आज कमेंट करेंगे उनका नाम मैं कल की वीडियो में लूंगा कि कौन कौन नए हैं जिन्होंने कमेंट किया है। और साथ में जो दोस्त नए आए हैं चैनल पर वो अपने गांव और शहर का नाम जरूर लिख कर भेजें। आज के सीक्रेट घर जमाई के 57वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर धोनी के साथ घूमने गया था। दोनों टिम्बर ट्रेल में जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों से उनकी भिड़ंत हुई। समर ने उनको भगा दिया था, लेकिन तभी पीछे से सतपाल और सुखराज ने उन पर हमला करना शुरू किया। समर ने उन दोनों को भी मार दिया था। उसके बाद धोनी ने अग्रवाल इंडस्ट्री आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और फिर शाम को समर प्राची के साथ डिनर पर चला गया। प्राची ने समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, मेरे पापा पहले भी बहुत ही टेस्टी मसालेदार हॉट पॉट बनाते थे। हालांकि बाद में उन्हें जुए की लत लग गई और उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। प्राची समर की बहुत आभारी थी और जब से उसने उसके पापा का इलाज किया तब से उसकी जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। जल्द ही समर प्राची के साथ ट्रेंडी स्पाइसी हॉटपॉट नामक रेस्टोरेंट में पहुंच गया। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसमें लगभग 30 तरह के आइटम्स थे और लेकिन सजावट इतनी अच्छी थी कि रेस्टोरेंट साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा लग रहा था। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के सामने एक ग्रुप इकट्ठा होकर लड़ रहा है। उनको लड़ता देखकर समर और प्राची ने एक साथ मन ही मन सोचा, शिट यार, एक और नई मुसीबत, खाना भी अच्छे से खाने नहीं देते। समर और प्राची ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पाइसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी और भीड़ की तरफ बढ़ गए। वहीं उधर ट्रेंडी स्पाइसी हॉटपॉट के अंदर दर्शन देसाई को गुंडों ने एक घेर रखा था। वे 7-8 लोग थे। सभी ने बहुत से अजीबोगरीब कपड़े पहने थे। उन्होंने अजीबोगरीब आकार की रंगीन शर्ट पहनी थी। उनमें से कुछ के सुनहरे लाल हरे बाल भी थे। उनकी बाहों पर टैटू था। पहली नजर में ही पता चल जाता कि वो बदमाश हैं। इन गुंडों का पसंदीदा काम दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना ही तो था। गैंग का लीडर सबसे लंबा चौड़ा आदमी था। उसने दर्शन से कहा, अरे मैनेजर, आपके खाने में एक कीड़ा था। आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? जब वह लंबा आदमी बात कर रहा था उसने खाने के कटोरे में एक लंबा सा कीड़ा निकाला। कीड़ा लगभग 3 सेंटीमीटर का लंबा था, फर से ढका हुआ था और बेहद घिनौना लग रहा था। उसके अलावा वो अभी भी जिंदा था और हिल रहा था। दर्शन का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि जब वो खाना बना रहा था तो उसमें कोई कीड़ा नहीं था। ये कीड़ा जरूर उस गुंडे ने पहले डाला होगा। दर्शन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जोर से कहा, हमारे खाने में कोई कीड़ा नहीं, तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। उसने अपने चारों ओर देखा। वो उम्मीद कर रहा था कि उसके पास के लोग उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, लेकिन भीड़ में से सभी आम नागरिक थे। उन्होंने देखा कि गुंडे कितने हट्टे कट्टे और भयानक हैं, इसलिए उनमें से कोई भी आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
वैसे भी इंडिया में लोग ज्यादातर तमाशा ही देखते हैं। कोई भी कभी लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश नहीं करता। ये देखकर कि उसके आसपास के सभी लोग भी बस तमाशा देखकर एंजॉय करना चाहते थे। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। दर्शन का चेहरा पीला पड़ गया। दर्शन जानता था कि गुंडे पैसे न देने के लिए अब ये सब नाटक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये सब भी समझ गया था कि अगर वो जिद करेगा, खाने में कोई कीड़ा नहीं है, तो वो लोग उसे पीटेंगे भी। वो चंद पैसों के लिए पीटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो नुकसान उठाएगा और इन गुंडों को खाना खाकर ऐसे ही जाने देगा। इन 8 गुंडों के खाने का कुल खर्च वैसे लगभग 2000 के आसपास हो चुका था, और वो अब 2000 रुपए के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकता था। डर के मारे दर्शन का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसने गैंग लीडर से कहा, आप लोग जा सकते हैं, आपका आज का खाना मेरी तरफ से। गैंग लीडर ने आराम से दर्शन की बात सुनी, लेकिन फिर भी वो वहां से गया नहीं। उसने बोहें चढ़ाई और दर्शन से कहा, मालिक, आपके खाने में कीड़े थे, वो हमारे पेट के लिए हानिकारक है। हम यहाँ से यूं ही नहीं जाने वाले, आपको हमें देना होगा। वो सिर्फ फ्री खाना ही नहीं, बल्कि उसे तो कुछ पैसे भी कमाना चाहते थे। बाकी गुंडों ने भी दर्शन से पैसे वसूलने की कोशिश करते हुए पीछे से जोर से कहा, हाँ हाँ, हमें मुआवजा दो, मुआवजा दो। मैनेजर, तुमने हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें मुआवजा देना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर दर्शन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से अगर ये उनसे लड़ता तो कभी नहीं जीतता। अगर मुमकिन होता तो वो इन लोगों को सबक जरूर सिखाता। दर्शन उन गुंडों से बहस करने की कोशिश की और कहा, देखिए, मैंने आपका पहले ही पूरा खाना फ्री कर दिया, फिर भी आप लोग मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? मैं आपको पैसे नहीं देने वाला। दर्शन की बात सुनकर गैंग लीडर बुरी तरह से हंसा। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। वो बड़े बड़े कदमों से आगे दर्शन की तरफ बढ़ने लगा और बोला, अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें एक नेक इंसान बनने के लिए सबक सिखाऊंगा। वो दर्शन को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया था। उसके आसपास के मौजूद सभी लोगों ने आं भरी और दर्शन को सहानुभूति से देखने लगे, क्योंकि अब वो सब जान गए थे कि अब उसकी पिटाई शुरू होगी। लेकिन वो लोग गुंडों से डरते थे और स्वाभाविक रूप से सब दर्शन की मदद नहीं कर सकते थे। दर्शन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अब डर आ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बीमारी से वो पहले भी अभी अभी तो ठीक हुआ था। उसकी पावर इतनी नहीं थी कि वो गुंडों का मुकाबला कर पाए। तभी अचानक प्राची बाहर से दौड़ते हुए अंदर आई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, रुको, तुम मेरे पापा को ऐसे नहीं मार सकते। उस गैंग लीडर ने आवाज की दिशा में देखा। प्राची का मासूम चेहरा, उसकी बर्फ जैसी त्वचा, उसका खूबसूरत फिगर देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए प्राची से कहा, बेबी, क्या तुमने कहा कि यह बूढ़ा मैनेजर तुम्हारा बाप है? उसकी बात सुनकर प्राची के मासूम चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई। उसने गुस्से में कहा, हाँ, ये मेरे पापा है। तुम कमीने हो, फ्री में खाना खाना चाहते हो और साथ ही मेरे पापा से पैसे भी लेना चाहते हो। वो ये सब समझ गई थी कि उनकी चाल थी। प्राची की बात सुनकर लीडर ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा को जाने दूं, कोई बात नहीं, मैं इस बूढ़े को छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक ड्रिंक लेनी पड़ेगी। प्राची ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं पीती हूँ। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया और उस गैंग लीडर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर उस गैंग लीडर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ठंडी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं तुम्हारे पापा को पीटूंगा, फिर इस बूढ़े को मुझे मुआवजा भी देना पड़ेगा। उसने प्राची को धमकी दी कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर तुमने उसके पापा को हाथ लगाने की भी हिम्मत की, तो मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मार डालूंगा। यह आवाज में पागलपन और कंट्रोल का भाव था। गैंग लीडर ने उसकी धमकी सुनते ही धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या
क्या मेरा गला घोट कर मार डालोगे? ऐसे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आंखों में गुस्से का भाव था और ये देखकर वो कमीना ही लग रहा था। वो साफ तौर पर पीटने की फिराक में था। गैंग लीडर पलटा और उस धमकी देने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, तो उस आदमी का चेहरा देखते ही गैंग लीडर का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर के मारे कांपने लगा और कांपता कांपता सीधा अपने घुटनों के बल बैठ गया। जो व्यक्ति उसे गला घोटकर मारना चाहता था, वो कोई और नहीं बल्कि समर था। गैंग लीडर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। डर के मारे कांपता हुआ बोला, "हाँ, भाई, भाई मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि आप इन लोगों के साथ हो।" बाकी गुंडे भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। बार बार अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। समर से माफी मांगने लगे। समर ने उस गैंग लीडर की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडक चमक तोड़ गई। ये गैंग लीडर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उसने उस मोन्ट्रूज टूरिस्ट स्पॉट से भगा दिया था। वहां पर वो धोनी को इम्प्रेस करने के लिए समर को मारना चाहता था। इसके बाद उस गैंग लीडर ने समर को सबक सिखाने के लिए अपने कई साथियों को एकत्रित कर लिया था। लेकिन जब उसने देखा कि समर ने सुखराज और सतपाल को मार डाला, तो उसने अपनी जान की भीख मांगी और वहां से मुड़कर चला गया था। उस गैंग लीडर के ये दुर्भाग्य की बात थी कि वो फिर से समर से टकरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो समर से दोबारा सामना करेगा। वो ज्यादातर अपना माथा जमीन पर मार रहा था, समर से माफी मांग रहा था। पराची दर्शन और उनके साथ के आसपास के लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये गुंडे अभी कुछ देर पहले तो उसे बहुत आक्रामक लग रहे थे और दर्शन को पीटना भी चाहते थे। लेकिन अब पलक झपकते ही वो कुत्तों की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे हैं। इतना बड़ा बदलाव देखकर सभी बहुत हैरान हो गए थे। तभी समर ने उस खाने से निकले कीड़े की तरफ इशारा करते हुए उस गैंग लीडर से पूछा, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये खाने में कीड़ा मिला? उस गैंग लीडर ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, बड़े भाई, बड़े भाई, मैं गलत था। मैंने जानबूझकर इस कीड़े को खाने में डाला था ताकि मैं फ्री में खाना खा सकूं। उसमें समर के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। समर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, क्योंकि तुमने ही खाने में कीड़ा डाला है, इसलिए अब तुम्हें ही इसे खाना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही गैंग लीडर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी घिनौनी झलक उठी। ये कीड़ा रोएदार था और बहुत घिनौना था। वो इसे खा कैसे सकता था? जब वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, तो समर ने एक एक्सपर्ट की तरह अपने हाथ पीछे करके ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम मरना चाहते हो। समर की आवाज सुनते ही गैंग लीडर कांप उठा। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, नहीं बड़े भाई, नहीं। मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा। आप बस गुस्सा मत कीजिए बड़े भाई, मैं इसे खाता हूँ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए कीड़े को उठाया और मुंह में डाल लिया। आंखें बंद करके अजीब सा मुंह बनाते हुए निकल गया। वह समर के हाथों अपना गला नहीं तुड़वाना चाहता था। गैंग लीडर ने सफेद पड़ चुके चेहरे के साथ पूछा, भाई, अब हम जा सकते हैं क्या? उसके पीछे खड़े बाकी गुंडे भी डर से भर गए थे। समर ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो? गैंग लीडर ने फिर डरते डरते पूछा। भाई, तो आप ही बता दीजिए, हम ऐसा क्या करें कि आप हमें जाने दें? समर ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, बहुत आसान है। मैनेजर के सामने घुटने टेककर माफी मांग लो। अगर वो तुम लोगों को माफ कर देंगे तो तुम लोग जा सकते हो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम लोग तब तक जमीन पर सिर पटकना और माफी मांगना जब तक तुम मर नहीं जाते। समर की बात सुनते ही सारे गुंडे दर्शन के सामने घुटने पर बैठ गए, माफी मांगने लगे। उनके माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। उनका लगातार खून बहने लगा था। सभी गुंडों ने जमीन पर सिर पटकते हुए माफी मांगने की गुहार लगा दी थी। उन्होंने कहा, बॉस, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कीजिए। गुंडों को माफी मांगता हुआ देखकर दर्शन का पतला सा चेहरा सदमे से भर गया। उनको ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर दर्शन ने कृतज्ञता से समर की ओर देखते हुए कहा, समर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। समर ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं अंकल, आप प्राची के पिता हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। प्राची उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और वो उसकी बहन के जैसी थी। जाहिर है वो प्राची की मदद करता था। उसकी बात सुनकर दर्शन ने मुस्कुराते हुए आगे पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, इन गुंडों का क्या करें? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ अंकल, मैंने आपसे माफी मांगने के लिए कह दिया है। अब आगे क्या करना है ये तो आपको ही देखना है। समर की बात सुनकर दर्शन ने उन गुंडों की तरफ देखा और उन गुंडों को सिर पटक पटक कर काफी देर हो चुकी थी। पहले तो ये लोग उसे तंग कर रहे थे, लेकिन अब उनके कुर्ते लाल हो चुके थे। वो खून से सन गए थे। उनमें से सबसे छोटा गुंडा बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश हो चुका था। उसके माथे से बहुत ज्यादा खून भी बह गया था। छोटे गुंडों को ऐसे बहस होता हुआ देखकर दर्शन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये बेहोश हो गया? उसने हाल ही में दुकान खोली थी और अगर ये लोग यहाँ मर गए तो उनके बिजनेस के लिए बहुत अशुभ होगा, प्रॉब्लम भी हो सकती थी। इसलिए दर्शन ने तुरंत बाकी बचे गुंडों से कहा, तुम लोगों को अब माफी मांगने की जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर वो छोटा लड़का बेहोश ना हुआ होता तो दर्शन इन गुंडों की गैंग को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। लेकिन जब कोई बेहोश हो चुका था तो सबके सिर से खून भी बह रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि कोई मर ना जाए। गैंग लीडर ने शालीनता से खड़े होते हुए दर्शन से कहा, शुक्रिया बॉस, अब से हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद उस छोटे लड़के को उठाया और रेस्टोरेंट से वो बाहर निकल गई। बेशक उन लोगों ने जाने से पहले डरी भरी नजरों से समर को भी देखा। उन्होंने कसम खा ली कि अब आगे से वो कभी भी उस युवक से मिलेंगे नहीं। जैसे ही गुंडों को गैंग चला गया, रेस्टोरेंट में शांति छा गई। सभी लोग समर को देखकर बिल्कुल भौचक्के हो गए थे। तभी प्राची ने समर से कहा, समर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे पापा को एक बार फिर से बचा लिया। उसको लग रहा था कि वो समर की बहुत ज्यादा कर्जदार हो गई है। समर हमेशा उसकी मदद करता था लेकिन उसने कभी भी उसकी मदद नहीं की। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची हम दोस्त हैं और दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। उसकी बात सुनकर प्राची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम जाकर बैठो, मैं अभी अपने पापा से हमारे लिए अच्छा सा डिनर बनवाती हूँ। इसके बाद वो अंदर चली गई। उसके पापा ने कुछ ही देर में दोनों के लिए टेबल पर कर बहुत सारी डिशेज बना दी। प्राची ने समर की प्लेट में खाना डाला। समर ने तुरंत एक निवाला खाया और उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। बहुत अच्छा खाना बना था। थोड़ी देर बाद समर ने अपना डिनर खत्म किया। दर्शन ने देखा कि उसे खाना बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने समर के लिए एक कटोरा मसालेदार सूप बनाया और उसने वो कटोरा भी जल्द ही खत्म कर दिया। समर ने अपने भरे हुए पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन अंकल, खाना बहुत स्वादिष्ट था। दर्शन ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह सब आपकी बदौलत हुआ है। अगर तुमने मेरी मदद न की होती और इलाज न किया होता तो प्राची को पैसे नहीं दिए होते तो रेस्टोरेंट ये कभी न खोल पाता। वो अपने सामने खड़े उस युवक को बहुत शुक्रगुजारू था। अगर वो ना होता तो आज भी वो बिस्तर पर लेटा होता। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन अंकल, अगर आगे से कोई भी गुंडा तंग करे तो बस आप मेरा नाम ले लेना। उनसे कहना कि आप गॉड फादर समर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद वो कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो जानता था कि जो भी इस तरह का रेस्टोरेंट खोलता है हमेशा गुंडे परेशान करते हैं, मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। समर की बात सुनते ही दर्शन की आंखों में उलझन छा गई। उसे न तो गॉड फादर समर के बारे में कुछ पता था और न ही वो गुंडों को कैसे डगमगाएगा। लेकिन उसकी सिक्स सेंस ने उसे बता दिया था कि समर की बात गलत नहीं है। वैसे भी समर उसके लिए एक फरिश्ते से कम नहीं था। इसके बाद समर ने प्राची से अलविदा कहा और बाहर निकलकर एक टैक्सी ले और निपानिया पैलेस की तरफ चल पड़ा। इसी बीच उधर दिल्ली की गोल्डन स्ट्रिप सोसाइटी में जहां इंडिया के सबसे महंगे परिवार रहते थे, चौहान परिवार का विला भी गोल्डन स्ट्रिप सोसाइटी में ही था। विला के एक आलीशान कमरे में एक हैंडसम सा युवक एक हाथ से एक लंबी तलवार पकड़े हुए खड़ा था। वो तलवार 3 अंगुल चौड़ी और आधा मीटर लंबी थी। वो तलवार बहुत ही तेज और ठंडी रोशनी बिखेर रही थी। उसने तलवार आगे की तरफ घुमाई और तुरंत एक तेज आवाज निकली,
जो हवा को चीरती हुई हवा में एक दबाव पैदा कर रही थी। उस युवक के हल्के पीछे काले कपड़े पहने एक और युवक खड़ा था। ये युवक कोई और नहीं, नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर चौहान था। लेकिन इस समय नासिक अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला सागर उस युवक के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसका चेहरा सम्मान से भरा था, जैसे एक नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा होता है। तलवार वाले हैंडसम युवक ने अपना मुंह खोला और पूछा, सागर, इतने दिनों नासिक में क्या चल रहा है? उसकी आवाज बहुत ही सहज थी, लेकिन उसमें किसी हाई क्लास वाले भाव थे। सागर के हाथ उसके शरीर के उस हिस्से पर थे जो अभी अभी स्थिर था। उसने सम्मान पूर्वक कहा, भाई, मैंने नासिक अंडरवर्ल्ड को पहले ही एकत्रित कर लिया है, इसलिए अब मैं इंदौर अंडरवर्ल्ड पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही अगला लक्ष्य है। हालांकि उसके सामने खड़ा युवक उसका कजिन भाई था, लेकिन वो दिल्ली के चौहान परिवार का बड़ा बेटा था, अनुराग चौहान। वो चौहान परिवार का उत्तराधिकारी बनने वाला था। उसके सामने सागर भी कुछ नहीं था। अनुराग ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार की नोक पर हाथ फिराते हुए हल्के से कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम 3 दिन में अंडरवर्ल्ड इंदौर को भी अपने अंडर कर लो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसकी बात सुनते ही अचानक सागर के चेहरे के भाव बदल गए। उसके कजिन भाई ने उसे ऐसा समय दिया जो बहुत कम था। उसके पास सिर्फ 3 दिन थे, लेकिन सागर को अनुराग की बात माननी ही थी। आखिरकार वो दिल्ली चौहान परिवार का वारिस था। अनुराग ने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार लहराई और सामने पड़ी लकड़ी के तख्ते को 2 टुकड़ों में काट दिया और कहा, सागर, तुम्हारे अंडर 3 सीनियर फाइटर है। उनमें से 2 लेवल AA के हैं। तुम्हारे लिए इंदौर शहर पर कब्जा करना मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। उसने इन्वेस्टिगेशन की थी कि इंदौर में सबसे स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं वो सिर्फ बिहार बॉयज गैंग के हैं, जिसका लीडर महावीर लेवल 3 स्टेज 1 का फाइटर है। और इंदौर में कोई भी लेवल 1 का मार्शल आर्ट फाइटर नहीं था, जबकि नासिक के प्राउड हेवन लिंग एक्सपर्ट से भरी हुई थी। इसलिए सागर को इंदौर अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। सागर ने सम्मान पूर्वक कहा, भाई, आप निश्चिंत रहिए, मैं वादा करता हूँ 3 दिनों के भीतर इंदौर अंडरवर्ल्ड पर अपना अपना कब्जा कर लूंगा। ये कहने के बाद उसने अनुराग को झुककर सम्मान दिया और मेंशन से बाहर निकल गया। अनुराग ने उसे 3 दिन का समय दिया था, उसे इंदौर अंडरवर्ल्ड को एकजुट कर अपने अंडर लेने के लिए। सागर जानता था कि उसका कजिन भाई सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड को अपने अंडर करना चाहता था। और वो अपने कजिन भाई के हाथ में पकड़ी तेज तलवार की तरह था, जिससे वो जहां चाहे जैसे चाहे वार कर सकता था। वहीं अंदर अनुराग ने इंडिया का नक्शा निकाला। उस पर मार्कर से इंदौर पर एक गोला बनाते हुए मन ही मन सोचने लगा और बोला, सागर, पहले इंदौर के अंडरवर्ल्ड को अपने अंडर करो, फिर हम ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पर हमारा कब्जा करेंगे। वो पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता था। इस समय उधर इंदौर में समर टैक्सी में निपानिया पैलेस की तरफ बढ़ता जा रहा था और कुछ ही देर में निपानिया पैलेस पहुंच गया। समर को देखते ही एंट्री गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत झुक गए। समर ने सिर हिलाया, विला नंबर 14 की तरफ चल पड़ा। पायल कल रात बीमार हो गई थी, इसलिए उसको थोड़ी चिंता हो रही थी। वो उसका हालचाल पता करने के लिए जा रहा था। विला नंबर 14 के बाहर पहुंचकर समर ने चाबी निकाली, दरवाजा खोला। उसने देखा कि विला के लिविंग रूम की लाइट जल रही है, लेकिन वहां था कोई नहीं। उसने ध्यान से देखा, इधर उधर कोई उसे दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो किचन में गया। देखा कि किचन में भी कोई नहीं। फिर वो बेडरूम में गया तो देखा कि बेडरूम में भी कोई नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पायल चली कहाँ गई। तभी उसको बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही समर का चेहरा खिल गया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा जरूर पायल नहा रही होगी। समर एक्साइटेड होकर बाथरूम की ओर चल पड़ा। वो बाथरूम में पायल को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा था। तभी समर ने देखा बाथरूम की खिड़की से 2 इंसानी परछाइयां दिखाई दे रही थी। बेशक वो पायल और हिमांशी की थी, जो बाथरूम में एक साथ नहा रही थी। समर को जैसे ही पता चला कि पायल के साथ हिमांशी भी अंदर है और वो ठिठक गया। उसके कदम वहीं पर रुक गए। तभी उसको बाथरूम के अंदर से दोनों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। अंदर हिमांशी ने बोहें चढ़ाकर पायल से पूछा, दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर कोई है? पायल ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा,
हिमांशी, विला की चाबियां सिर्फ हम दोनों के पास है, बाहर कैसे कोई हो सकता है? लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। उसकी बात सुनकर हिमांशी ने मन ही मन बुदबुदाया। हाँ, सही कह रही हैं दीदी, घर की चाबियां तो हमारे पास है, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लेकिन तभी अचानक पायल के चेहरे के भाव बदल गए। उसे अचानक याद आया कि उसके और हिमांशी के अलावा घर की चाबी तो समर के पास भी है। शायद बाहर समर होगा। समर के बारे में सोचने के बाद ही उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। अगर बाहर समर होगा तो जरूर किक मारेगी उसे। उसको इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि बाथरूम में वो अकेली नहीं नहा रही थी, उसके साथ हिमांशी भी नहा रही थी। समर ऐसे कैसे बाथरूम के अंदर आ सकता है? पायल ने हाथ बढ़ाकर अचानक बाथरूम का दरवाजा खोला और जैसे उसने अंदाजा लगाया था, समर बाहर खड़ा था। वो बाथरूम के अंदर तो नहीं झांक रहा था, लेकिन उसकी आंखें बाथरूम के दरवाजे पर ही थी। पायल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम क्या देख रहे हो कमीने? हिमांशी ने अपने हाथों को अपने आप को ढक लिया और शर्माते हुए कहा, जीजू आप बहुत बुरे हैं, आप ऐसे कैसे बाथरूम में झांक सकते हैं? समर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पायल अचानक बाथरूम का दरवाजा खोल देगी। पायल की आंखें लगभग जल उठी जैसे ही जब उसने सुना, जीजू आप बहुत बुरे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो समर को 100 बार मार डालेगी। समर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत अपनी बात समझाते हुए कहा, पायल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बाथरूम में झांक नहीं रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इस समय उसने तुरंत अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ी, वरना पायल उसे विकृत समझ लेती। असल में वो ऐसा नहीं था और वो एक नेक इंसान था। उसकी बात सुनकर पायल ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम अभी भी देख रहे हो, अब जल्दी से दूसरी तरफ घूमो। हालांकि वो गुस्से में थी, फिर भी वो बेहद अट्रैक्टिव चार्मिंग लग रही थी। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर समर ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये कहते वो जल्दी से लिविंग रूम की तरफ चल पड़ा। वो लिविंग रूम में पहुंचा और उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला। उसे थोड़ी सी प्यास लगी थी, लेकिन पानी को देखकर उसे लगा कि वो निगल नहीं पाएगा। तभी पायल भी लिविंग रूम में आ गई। उसने सफेद पजामा पहना था, लेकिन और साथ में ऊंची एड़ी के जूते भी पहने थे। पायल समर के सामने बैठ गई और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी। उसने समर पर गुस्सा करते हुए कहा, समर मुझे एक बात बात सच सच बताओ, क्या तुमने अभी बाथरूम में हिमांशी को नहाते हुए देखा या नहीं? पायल इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी छोटी बहन को नहाते हुए कैसे देख सकता है? पायल के गुस्से को उसने भांप लिया और समर ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं पायल, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे बेडरूम में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझ पर नाराज हो? अगर उसने देखा भी होता तो वो कबूल भी नहीं कर सकता था। पायल ने एक बार फिर समर की आंखों में सच्चाई देखने की कोशिश की और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुमने हिमांशु को नहीं देखा? समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना ही मेरा कुछ देखने का इरादा था। तभी पायल ने एक चाल चलते हुए मुस्कुराते हुए समर से पूछा, अच्छा तो ये बताओ किसका फिगर ज्यादा अट्रैक्टिव है, मेरा या हिमांशी का? समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाहिर है तुम्हारा ही। पायल ने गुस्से में कहा, कमीने तुमने उसका शरीर देखा, वरना तुम कैसे बता सकते कि किसका फिगर अच्छा है? उसने बस एक छोटी सी तरकीब अपनाई थी और उसे तुरंत जवाब मिल गया। इस कमीने ने अभी अभी हिमांशु को देख लिया था। समर ने हिमांशु को देखा था और ये सोचकर पायल का दिल गुस्से से भर गया। वहीं समर के मन नहीं मन उसने सोचा, अरे नहीं यार, जबान फिसल गई। समर अवाक और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो बिना सोचे समझे बोल ही गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मुंह से शब्द निकल जाएंगे। वो अंदर ही अंदर बहुत उदास था। पायल भी अब उसे आसानी से जाने नहीं देगी। पायल ने अपना छोटा सा गुलाबी हाथ निकाला, समर के हाथ पर जोर से चुटकी काटी और गुस्से में कहा, बदमाश, मैं तुम्हें चुटकी काट काट के मार डालूंगी। समर दर्द से कराह उठा। उसने आह भरते हुए कहा, आह, ये दर्द तो मुझे मार ही डालेगा। पायल ने इतनी चुटकी काट ली, शर्म से पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। समर ने पायल से कहा, पायल मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझ रही हो।
प्लीज मेरी बात पूरी तो सुनो, ऐसे ही गुस्सा मत करो। लेकिन पायल टस से मस नहीं हुई। वो उसका हाथ मरोड़ती रही। समर ने पायल को समझाने की कोशिश की और कहा, पायल तुम गलत समझ रही हो, मैंने हिमांशु को नहीं देखा। मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारा फिगर अट्रैक्टिव है, और ये तो वैसे भी पता चल रहा है कि तुम ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग ही हो। फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया तो प्लीज मुझे माफ कर दो। समर ने माफी मांगी। उसने पायल की चापलूसी की, उसको रिझाने का हथकंडा अपनाया। लेकिन पायल का चेहरा अभी भी गुस्से से भरा था। वो समर को लगातार चुटकी काट रही थी। उसको ऐसे चुटकी काटता देखकर समर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके मन में एक प्रेरणा को थी। एक महान व्यक्ति ने कहा था, जब कोई औरत नाराज हो जाती है तो उसे खुश करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्यार। ये सोचते हुए समर ने दाहिना हाथ बढ़ा दिया और उसे प्यार पायल को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पायल को किस करना शुरू कर दिया। पायल ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन समर की पकड़ बहुत कड़क थी। धीरे धीरे वो भी वहां पर खो गई और समर का साथ देने लगी। तभी पायल ने समर को चुटकी काटकर उसे सबक सिखाने का सोचा था, लेकिन समर के अनएक्सपेक्टेड किस के बाद वो पूरी तरह से उसमें खो गई थी। तभी हिमांशी भी बेडरूम से बाहर आ गई। उसने समर और पायल को देख लिया था। उन दोनों को ऐसा देखकर हिमांशी के मन में उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो किस कर रहे हैं। वो उन दोनों को देखकर दंग रह गई थी। उसकी बहन ने अभी अभी उससे कहा था कि वो उसे सबक सिखाएगी, और अब वे एक दूसरे को किस कर रहे थे। हिमांशी बिना कुछ बोले देखती रही और वो पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। तभी पायल को हिमांशी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली। उसने झट से समर को दूर धकेल दिया और हिमांशी को देखते ही खड़ी हो गई। इसमें पायल का चेहरा गुलाबी हो गया था, नाजुक और मनमोहक था। पायल का मनमोहक रूप देखकर समर की आंखें गहरी हो गई। भेड़िए की आंखों के जैसे हरी चमक, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तभी पायल ने शर्माते हुए कहा, समर, हिमांशी अभी भी यही है, बेहतर होगा कि तुम अभी घर चले जाओ, कल फिर आना। अब उसकी भी फीलिंग जाग रही थी। अगर हिमांशी यहाँ ना होती तो वो समर के साथ आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हिमांशी उसके बगल में ही थी। पायल की बात सुनकर समर ने हिमांशी की तरफ देखा और वो बहुत निराश हो गया। समर ने देखा कि पायल की आंखों में भी उसकी फीलिंग देख रही है, लेकिन वो हिमांशी के होते कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अलविदा कहा और विला से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हिमांशी ने उदास होकर पायल से कहा, दीदी आप तो मुझे कह रही थी कि आप उसे डांटेंगी, लेकिन मैंने देखा कि आप तो उसे प्यार कर रही थी। हिमांशी की बात सुनकर पायल का चेहरा लाल हो गया। उसने हिमांशी से आंखों चुराते हुए कहा, हिमांशी तुम्हारे जीजू बहुत बुरे हैं, उसने मुझे जबरदस्ती की। हिमांशी ने पूछा, दीदी क्या आप सच में जीजू से प्यार करती हैं? हिमांशी का सवाल सुनकर पायल हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हिमांशी सवाल पूछ क्यों रही है। फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे जीजू से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया, वो है समर। उसका लहजा बड़ा दृढ़ था। वो सचमुच में समर से प्यार करती थी। उसके लिए उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता था। अपनी बहन के हाव भाव देखकर हिमांशी समझ गई कि वो सचमुच में समर से प्यार करती है। हिमांशी ने आ भरी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन जल्द ही इंदौर छोड़ने वाली है। हिमांशी जानती थी कि एक बार उसकी बहन इंदौर छोड़कर चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे दिल्ली जाकर चौहान परिवार के मास्टर अनुराग चौहान से शादी करनी थी। हिमांशी ने अनुराग को पहले कभी देखा भी नहीं था। हिमांशी ने पायल से पूछा, दीदी क्या आपने सोचा है कि जब आप इंदौर छोड़कर जाएंगी तो समर जीजू आपको ढूंढेंगे तो आप उनसे मिलेंगी या नहीं, तो क्या होगा? वो समझ सकती थी कि समर भी उसकी बहन से प्यार करता है। अगर उसे पता चला कि पायल अनुराग से शादी करने के लिए इंदौर छोड़ गई है तो वो क्या करेगा। हिमांशी समर के व्यक्तित्व से वाकिफ थी। वो काफी ताकतवर था। अगर उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करने वाली है तो निश्चित रूप से ऐसे ही शांत तो नहीं होने वाला। ये भी हो सकता है कि वो उसे वापस लाने के लिए चौहान परिवार से भी लड़ जाए। पायल ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो समझ गई थी कि हिमांशु का क्या मतलब है, लेकिन वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि उसके जाने की तारीख नजदीक आ रही है और कल या परसों जो भी
दिन आए 1 हफ्ते से ज्यादा उसके पास था नहीं। ये सब सोचते हुए पायल ने कड़वाहट से कहा, हिमांशु एक बात याद रखना, समर को मत बताना कि मैं अनुराग से शादी करने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। मुझे डर है कि वो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा न ले। तभी ट्रिंग 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 फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाला, स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा। नाम देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये फोन उसकी माँ का था। वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो किस बारे में फोन कर रही है। पायल ने थोड़ा सोचते हुए फोन उठाया और फोन उठाते ही कहा, हाँ मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी रात को कॉल क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है ना? फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, नहीं नहीं, सब ठीक नहीं है पायल। मैंने तो ये पूछने के लिए कॉल किया कि तुम दिल्ली कब आ रही हो। पायल को जिस सवाल की आशंका थी वो सुनने को मिल गया, इसलिए उसने थोड़ा निराश होते हुए कहा, मम्मा प्लीज मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। उसकी माँ ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, अब और नहीं बेटा, समय नहीं मिल सकता। मैं चौहान परिवार से शादी की तारीख पर बात कर रही हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। पायल ने अपनी माँ की वसीयत ठुकराते हुए कहा, मम्मा पिछले कुछ दिनों में मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज मुझे थोड़ा और समय दीजिए। वो जानती थी कि उसकी माँ क्या चाहती है। वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली जाए, अनुराग से शादी कर ले। लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दिल्ली वापस जाते ही वो फिर कभी परिवार की जिम्मेदारियों से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब था कि वो कभी इंदौर भी नहीं आ पाएगी। ये सुनकर कि पायल वापस नहीं आना चाहती, उसकी माँ स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी। उनकी सांसें भी बेचैन हो रही थी। उन्होंने बिना किसी बहस के गुंजाइश छोड़े और अकड़ कर कहा, पायल मैं कल इंदौर आ रही हूँ ताकि तुम्हारी पैकिंग में मदद कर सकूं। पायल ने धीरे से कहा, मम्मा आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। उसकी माँ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, और कुछ दिन नहीं, बस 1 या 2 दिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा। पायल ने एक कोशिश करते हुए कहा, मम्मा प्लीज मुझे 1 या 2 हफ्ते तो दे दीजिए। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, नहीं, मैंने पहले ही कल सुबह की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है, इसलिए मैं कल इंदौर आ रही हूँ। तुम्हारी पैकिंग में मदद करवाऊंगी। 1 2 दिन में तुम्हारे भी साथ लेकर वापस दिल्ली आना है। ये कहने के बाद उन्होंने बिना पायल के जवाब का इंतजार किए फोन काट दिया। पायल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें कड़वाहट से भर गई। उसकी माँ कल ही आ रही थी। वो समझ गई थी कि अब उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। तभी हिमांशी की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, दीदी क्या आप सच में कल दिल्ली वापस चली जाएंगी? वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन इंदौर से बाहर चली जाए। पायल मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी और वो अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा नहीं पा रही थी। उसने निराशा भरी आवाज में कहा, हिमांशी, देर सवेर मुझे जाना तो पड़ेगा ही। वो इंदौर शहर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या वो सचमुच इंदौर में रह सकती थी? जाहिर है नहीं, क्योंकि वो दिल्ली के कपूर परिवार की बेटी थी। इसलिए उसने अपने परिवार के फायदे के बारे में पहला सोचना था। वैसे भी पायल अपनी माँ को जानती थी, वो बहुत जिद्दी थी। वहीं उधर पायल के घर से निकलने पर बाद विला नंबर 13 में समर पहुंच गया। उसने देखा लिविंग रूम अभी भी लाइटों से जगमगा रहा था। जाहिर है कियारा उसका इंतजार कर रही होगी। उसने देखा कियारा सोफे पर बैठी थी, लेकिन आज वो थकान की वजह से सो गई थी। कियारा सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो किसी राजकुमारी की जैसी थी। समर की आंखों में चिंता भरी थी। उसने कियारा को उठाया, चुपचाप उसे दूसरी मंजिल बेडरूम में ले गया। कियारा शायद बहुत थकी हुई थी। समर ने उसे गोद में उठाने में और वो उठी भी नहीं। समर ने कियारा को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे चादर से ढक दिया। दूसरे दिन समर बहुत जल्दी उठ गया था। उसने लिविंग रूम की तरफ देखा, लेकिन कियारा उसे दिखाई नहीं दी। वो कल से बहुत थकी हुई थी, अभी भी सो रही थी। क्योंकि कियारा नहीं उठी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से समर को खाना बनाना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से कियारा ही खाना बना रही थी और अब उसके लिए खाना बनाने का समय समर का था। समर किचन में गया और उसने सब कुछ तैयार कर लिया। इसी बीच कियारा जाग गई थी। वो भी नीचे आ गई थी। उसने आते ही समर से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना जानू, मुझे कल थकान हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी उठने में देर हो गई। क्योंकि उनकी शादी में अब ज्यादा समय नहीं था, इसलिए कियारा इन दिनों बहुत व्यस्त थी। वो कंपनी का सारा काम निपटाकर अपनी शादी की तैयारियां पूरी करना चाहती थी, इसलिए दिन भर काम करने की वजह से बहुत थक जाती थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, जान इतनी मेहनत मत करो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए खाना बना रही हो,
इसलिए कभी कभी मुझे भी तो तुम्हारे लिए खाना बनाने का मौका दो ना। ये कहते हुए उसने एक प्लेट में वो खाना डाला और कियारा को एक दूध का गिलास भी दे दिया। दूसरी प्लेट उसके सामने की और उन लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो लोग अग्रवाल इंडस्ट्री में गए। जब सवेर सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचा तो उसका अभिवादन सब कर रहे थे। उन्होंने अभी तक समर के साथ पहले ऐसा कभी व्यवहार नहीं किया था, लेकिन अब स्थिति अलग थी। सेल्स डिपार्टमेंट का हर कोई क्लाइंट की जानकारी से देख रहा था और क्लाइंट्स को खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समर को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल एक बहुत बड़ी क्लाइंट धोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। समर और धोनी के बीच लगातार 200 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इससे कंपनी की अच्छी खासी कमाई होने वाली थी। समर डिपार्टमेंट के सभी लोगों से मिला, लेकिन उसे इरा नहीं दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, अरे क्या आज इरा ऑफिस नहीं आई? वो उलझन में पड़ गया था। इरा एक बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी। समर ने अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि वो क्यों नहीं आई। उसे बस इतना ही पता था कि इरा ने आज छुट्टी मांगी। उसकी बात सुनकर समर बहुत ऊब कर अपनी डेस्क पर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और कैंडी क्रश खेलने लगा। जब वो पहले कैंडी क्रश खेलता था तो उसे हमेशा पकड़े जाने की चिंता होती, लेकिन अब उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर वो गेम खेलते पकड़ा भी गया तो कोई उसे कुछ कहने वाला भी नहीं था। वो पूरे दिन गेम खेलता रहा, टाइम निकलता रहा। तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन की आवाज आई। उसने देखा और स्क्रीन पर इरा का नाम ही आ रहा था। समर ने तुरंत कॉल अटेंड किया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इरा, तुम कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आई? समर थोड़ा हैरान भी था। तभी इरा ने फोन की दूसरी तरफ से पूछा, समर, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बताओ, कैसा एहसान? वो जानता था कि इरा आमतौर पर मदद नहीं मांगती। उसने कोई मजबूरी में ही फोन किया होगा। इरा ने कहा, मैं भी वर्मा होटल के सामने हूँ, क्या तुम आ सकते हो? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते वो कंपनी से बाहर निकला। टैक्सी लेकर वर्मा होटल के सामने चला गया। वर्मा होटल इंदौर के सबसे चार बड़े परिवारों में से एक का होटल था। ये एक 7 स्टार होटल था और बड़ा आलीशान और हाई क्लास का था। जैसे ही समर वहां पहुंचा उसने दरवाजे पर ही इरा को देख लिया। इरा मुस्कुराई और थोड़ा शर्माते हुए बोली, समर, क्या आज तुम मेरे लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? उसकी बात सुनकर समर हैरान हो गया। वो उलझन में था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इरा के दिमाग में चल क्या रहा है? वो चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। इरा ने जब उसकी आंखों में कंफ्यूजन देखी तो उसने समर को समझाते हुए कहा, समर, मैं अभी तुम्हारी उलझन दूर करती हूँ। मेरे माता पिता आज मुझे शादी के लिए किसी लड़के से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ताकि मैं उस लड़के का पीछा छुड़ा सकूं। मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मुझे अपना करियर बनाना है। उसके बाद सुनने के बाद समर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। उसने तय कर लिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। आखिरकार इरा ने उसकी बहुत मदद की थी। अग्रवाल इंडस्ट्री में उसे जॉब भी दिलवाई थी। ये सोचकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इरा भी बेहद खुश थी। आज उसके परिवार ने उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था और वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सीधे मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने समर से मदद मांग ली थी। उसने खुश होते हुए समर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। ये कहते हुए वो मुस्कुराई और समर के साथ होटल के अंदर चली गई। वही इस समय होटल के अंदर वीआईपी रूम में नंबर 1 में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। 2 अधेड़ उम्र के और एक यंग लड़का। उनमें से एक लगभग 40 साल का आदमी था और उसकी भौहें गहरी और चेहरा दुबला पतला था। उसके बगल वाली महिला भी लगभग 40 साल की थी और उसका चेहरा नाजुक था। वो महिला कुछ इरा के जैसे दिखाई दे रही थी। वो इरा की माँ थी। ये दोनों इरा के माता पिता थे। उसके बगल में एक लड़का था जिसने डिजाइनर सूट और ओमेगा घड़ी पहनी थी। एक नज़र में पता चल रहा था कि वो अमीर है। उसका नाम विपुल था। वो वर्मा होटल का मैनेजर और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। वो अपने विषय होटल मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट भी था। इरा भी उस वीआईपी रूम में पहुंच गई। इरा को आता देखकर विपुल की आंखें में चमक आ गई। उसने खड़े होते हुए इरा से कहा, इरा, तुम देर से आई हो। वो इरा को बहुत पसंद करता था। उसने इरा के माता पिता को उसके बारे में खास तौर पर पूछा था। तभी विपुल की नजर इरा के साथ चल रहे समर पर पड़ी। उसकी भौहें तन गई। उसने समर से पूछा,
इरा, ये जेंटलमैन कौन है? इरा को साथ देखकर वो बिल्कुल भी खुश न था। आज उसकी और इरा की ब्लाइंड डेट थी और उसे समझ नहीं आ रहा था इरा के साथ ये लड़का कौन है। इरा ने समर की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, विपुल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर विपुल ने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, क्या बॉयफ्रेंड? हैरानी में उसने विश्वास से नहीं हुआ और सिर हिलाया और इरा से कहा, इरा, मुझे पता है तुम अभी तक सिंगल हो, फिर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। विपुल ने पहले ही इरा के बारे में पूछताछ कर ली थी। अब जब उसे यकीन हो गया था कि इरा के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, वही तो इसके बाद पीछे पड़ा था। अचानक उसका बॉयफ्रेंड आ कैसे गया? तब इस समर ने मुस्कुराते हुए विपुल से कहा, ओ तो तुम हो विपुल। इरा ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले बताया था। मैं इरा का बॉयफ्रेंड हूँ। प्लीज आइंदा से उसे परेशान मत करना। चूंकि वो इरा का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे विपुल को ये बात बोलनी ही थी। और तो और समर को ये लड़का बिल्कुल पसंद भी नहीं आया था। विपुल ने समर की एक भी बात पर यकीन न करते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इरा के बॉयफ्रेंड हो। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। विपुल ने समीर पर यकीन न करने की वजह यही थी कि इरा के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी बेटी अभी अभी किसी को डेट नहीं कर रही। तभी इरा के पापा ने बीच में आते हुए कहा, इरा बेटा, विपुल बहुत अच्छा लड़का है। ये इस होटल का मैनेजर है। तुम दोनों इस एक दूसरे के लिए बहुत बिल्कुल सही बैठते हो बेटा। उन्होंने समर को पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड ये है। उनके बगल में बैठी इरा की माँ के चेहरे पर भी अविश्वास था। इरा उनकी बेटी थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड होता तो उन्हें बता देती। लेकिन आज से पहले उन्होंने कुछ ऐसा सुना नहीं था। वो समर के साथ मेल भी नहीं खा रही थी। इरा ने जब देखा कि उसके माता पिता विश्वास नहीं कर रहे, वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा, समर सच में मेरा बॉयफ्रेंड है और ये बहुत अच्छा लड़का है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। इरा को विपुल बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो कभी भी उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि उसके माता पिता विपुल को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इंदौर के सबसे बड़े होटल का मैनेजर था और जिसके पास लग्जरी गाड़ी विला था, साथ में अच्छी सैलरी थी। हीरा की बात सुनकर उसके पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, हीरा बेटा, पहले मुझे एक बात बताओ। विपुल इस होटल का मैनेजर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, फिर भी तुम्हें पसंद क्यों नहीं? विपुल ने जब देखा कि हीरा के माता पिता उसके पक्ष में बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसने समर की तरफ घिन भरी नजरों से देखा। विपुल की नजर में उसके पास पैसा था, घर था, लग्जरी गाड़ी थी। वो समर से कहीं ज्यादा अमीर था और ईरा जैसी ब्यूटी का मुकाबला सिर्फ उसके जैसा लड़का कर सकता था। समर जैसे किसी को भी इस ब्यूटीफुल लड़की का बॉयफ्रेंड होने का कोई हक नहीं था। तभी समर ने एक लड़के से कहा, ये वीआईपी नंबर रूम में कौन बहस कर रहा है?" ये हैंडसम सा लड़का कोई और नहीं, यंग मास्टर गौरव वर्मा था और ये होटल का मालिक था। गौरव की भौहें तन गई। उसकी आंखों में शक की एक झलक थी। वो यहाँ खाना खाने आया था, लेकिन उसने देखा कि वीआईपी नंबर रूम 1 में किसी की बहस हो रही थी। आवाज बाहर तक आ रही थी। वो जानता था कि होटल का सबसे अच्छा प्राइवेट रूम था और यहाँ कोई हाई क्लास लोग ही आए होंगे। और होटल के प्रेसिडेंट होने के नाते झगड़े की आवाज सुनकर स्वाभाविक रूप से उसे देखने का फैसला किया कि गड़बड़ क्या है। यह फैसला लेते ही उसने वीआईपी रूम नंबर 1 का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने लोगों का एक ग्रुप देखा। उसने उन पर अपनी नजरें गड़ा दी और तभी उसकी नजर समर पर पड़ी। समर को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत समर की तरफ बढ़ा और समर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर चेहरे की खुशी उसकी झलक आ गई। तभी गौरव को अंदर आता हुआ देखकर विपुल सम्मान से तुरंत खड़ा हो गया। उसने गौरव से सम्मान पूर्वक कहा, यंग मास्टर, आप यहाँ कैसे? गौरव वर्मा इंडस्ट्री के यंग मास्टर और इस होटल का प्रेसिडेंट था। विपुल तो सिर्फ मैनेजर था और जाहिर है उसे प्रेसिडेंट को सलाम करना ही था। लेकिन गौरव ने विपुल की बात इग्नोर कर दी। वो सीधा समर के पास चला गया। उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ समर से कहा, समर भाई, आप यहाँ कैसे? विपुल ने जब गौरव के मुंह से समर भाई सुना तो हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुले के खुला रह गया। विपुल ने समर के कपड़े देखकर सोचा था कि वो कोई फटीचर सा लड़का है,
लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका बॉस भी इस फटीचर से दिखने वाले युवक को समर भाई कहकर बुलाएगा। वहीं गौरव बहुत खुश था। उसने सोचा नहीं था कि वो आज रात समर से मिलेगा। तभी समर ने विपुल की तरफ देखा और कहा, मास्टर गौरव, तुम्हारे होटल का मैनेजर बहुत अच्छा है। ये इतना बहादुर है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे सामने ही इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और मुझे फटीचर कह रहा है। समर की बात सुनकर गौरव का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसको विपुल पर गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत विपुल पर चिल्लाते हुए कहा, विपुल, क्या तुमने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड को पाना चाहा? गौरव की बात सुनकर विपुल का चेहरा बदल गया। उसने हड़बड़ाते हुए समझाने की कोशिश की और कहा, यंग मास्टर, मुझे नहीं पता था कि मिस इरा महाजन आपके भाई की गर्लफ्रेंड है। गौरव ने विपुल को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, विपुल, मैं कंपनी के प्रेसिडेंट तौर पर घोषणा करता हूं, तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और होटल से बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर विपुल बुरी तरह से घबरा गया। उसने गौरव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यंग मास्टर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। विपुल का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानता था कि उसके बॉस के बड़े भाई को उसने नाराज कर दिया। विपुल की विनती सुनकर गौरव ने इतना ही कहा, भाड़ में जाओ। विपुल बेसुध होकर बाहर चला गया। उसका दिल कड़वाहट और पछतावे से भर गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि एक लड़की के चक्कर में नौकरी गवा देगा। उसके जाने के बाद गौरव ने अपना गिलास उठाया और इरा के माता पिता के साथ टोस्ट करते हुए कहा, नमस्ते अंकल आंटी, मैं वर्मा परिवार इंडस्ट्री का सीईओ हूँ। समर मेरा बड़ा भाई है, इसलिए आपका आज का डिनर मेरी तरफ से। यंग मास्टर गौरव को अपने सामने देखकर इरा के पिता बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, यंग मास्टर गौरव, आपको कौन नहीं जानता। आपको अपना इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ यहाँ हैं। इंदौर के नागरिक होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि गौरव कौन है। गौरव ने समर की ओर तभी इशारा किया और कहा, अंकल, सच कहूं तो समर मेरा रक्षक है। मैं उसका छोटा भाई हूं। अगर वो चाहे तो मैं ये भी अभी के अभी उनके होटल भी नाम कर सकता हूं। गौरव होशियार था। वो समर को यह होटल देने की बात इसलिए कह रहा था ताकि उन्हें पता चले कि समर वाकई कितना पावरफुल है। जैसा कि उम्मीद थी, गौरव की बात सुनकर इरा के पिता के चेहरे के भाव बदल गए। उसे यह नहीं लगा था कि जिस युवक को वो नीचे नजरों से देख रहा था वो वर्मा परिवार के यंग मास्टर का भी बड़ा भाई होगा। इसलिए उन्होंने भी इस बात को कवर करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा इरा से, इरा, तुमने अपने लिए बहुत अच्छे लड़के को चुना है। मैं तुम्हें समर के साथ डेर पर जाने की इजाजत देता हूँ। गौरव के आने से उन दोनों के रिश्ते को इरा के माता पिता ने स्वीकार कर लिया था। समर की वजह से गौरव ने सबको खाना खिलाया। वो छोटे भाई की तरह समर की सेवा कर रहा था। वहीं इरा के माता पिता समर की हैसियत देखकर हैरान थे। वो समर से बेहद संतुष्ट थे। होटल के बाहर इरा के ने तभी समर से कहा, समर, विपुल से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इरा जानती थी कि अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। उसके माता पिता हमेशा उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। वो उसके लिए कोई उपयुक्त लड़का ढूंढ रहे थे। विपुल ही उसका यह व्यक्ति था, लेकिन इरा उसे पसंद नहीं करती थी। सौभाग्य से समर ने उसे बचा लिया था। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, इरा, तुमने मेरी बहुत बार मदद की, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करूं। इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुम जो भी कहो, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, इसलिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। समर ने आंख मारते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखो इरा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड का शुक्रिया अदा नहीं करती। ये कहते हुए उसने इरा को कमर से पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इस हरकत की जब इरा बहुत घबरा गई। वो समर से छूटने की कोशिश करने लगी। समर ने अपने होठों पर इरा के होठों की तरफ जाने लगे। उसको इस तरह अपनी तरफ जाता हुआ देखकर इरा बुरी तरह से घबरा गई। वो दोनों का एक दूसरे के करीब थे और उनमें से हवा भी क्रॉस नहीं हो रही थी। इरा ने घबराते हुए समर से कहा, समर, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। समर इधर इरा के साथ मस्ती कर रहा था और वहीं दो नजरें समर के ऊपर थी और वो लगातार उसके ऊपर टिकी हुई थी। उसकी हर हरकत को नोटिस कर रही थी। कौन था ये आदमी जो लगातार समर को ट्रैक कर रहा था? दोस्तों, आपको एक कहानी का एपिसोड कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस एपिसोड में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट करना।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना